पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और उसके बाद इतनी ऊंची पढ़ाई, ये कैसे हुआ? पता नहीं क्यों पढ़ाई छोड़ने का दर्द मेरे अंदर बहुत गहरे बैठा हुआ था। जब आपकी जीवनी में मैंने ये हिस्सा पढ़ा को सचमुच मेरी आंख में आंसू थे। बचपना क्या होता है आई डोंट नो। मेरे लिए तब आप डॉक्टर विजय अग्रवाल नहीं, एक 9 साल का बच्चा थे। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उपाय भी कुछ दूसरा नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में शायद आप पर सबसे बड़ा बनने की जिम्मेदारी आ गई। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वरदान था। अगर मैं शहर नहीं गया होता तो बस। तो ये संदर्भ क्या था अर्जुन और लाल बहादुर शास्त्री? अर्जुन का संदर्भ वो जितना छोटी जगह से आप बता रहे हैं जहाँ आपको प्राइवेट पढ़ाई होती है इसकी भी जानकारी नहीं थी, वहाँ रहकर आपने आईएएस जैसा सपना देखा। गांव का लड़का शहर में जाके दुकान खोलेगा, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कपड़े की दुकान से भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप आईएएस तक कैसे पहुंचे। सफल कहानियों में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि एक सिविल सर्वेंट हैं, यूपीएससी एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं। इनकी 100 से ज्यादा किताबें आई हुई हैं जो लोगों को प्रेरणा दे रही हैं, और एजुकेटर भी हैं, स्टूडेंट्स को दिशा दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी को जानेंगे कि कैसे अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो रास्ते मिलते चले जाते हैं और आप उनमें से सही दिशा को चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहां भी रुकते नहीं हैं, फिर नई मंजिल बना लेते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से। तो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हमारे साथ, आपके बारे में, आपकी जीवनी त्रषित पढ़कर आपसे मिलने की बहुत इच्छा हुई थी। ऐसे लगा था कि जब आपसे मिलेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी उम्मीद के साथ आइए सफल कहानियों की शुरुआत करते हैं और जानना चाहते हैं आपकी सफल कहानी। आईएएस बनना मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है, और किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का सपना होता है। जी जी, है ना, कि अगर हमारे बीच में से कोई आईएएस बन गया तो हम सब गौरवान्वित और बहुत ही हमें प्राउड फील होता है। तो आपकी कहानी सुनाइए जिसमें बहुत सारे संघर्ष भी जुड़े। विनी जी, मेरा जन्म जो है छत्तीसगढ़ के बहुत ही दूर दराज के गांव में हुआ है। वहाँ अब जा कर के बसें पहुंची हैं और लाइट आई है। उस समय तो बस लाइट कुछ भी नहीं थी। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि हम लोग का जो जिला था, सरगुजा जिला कहलाता था, उसमें 10 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट थी विधानसभा की। उसमें विधानसभा की 10 सीटें थी और उसमें 9 रिजर्व थी, और एक सीट जो जनरल भी थी वो इसलिए थी कि सरगुजा महाराज के लिए उसे रखा गया था। मतलब इतना पिछड़ा हुआ गांव था। अच्छा। वहाँ मैंने अपने जीवन के 18 साल पूरे किए। 8वीं तक की वहाँ पढ़ाई होती थी, तो 8वीं तक की वहाँ पढ़ाई की। लेकिन इस बीच में एक जो घटना कह लीजिए, दुर्घटना कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें, वो अपने हाथ में नहीं होता। मैं जब 9 साल का था तो मेरे पिता नहीं रहे। हम लोग एक तरह से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के थे। छोटी सी दुकान थी, लेकिन जैसे ही पिता का निधन हुआ तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि पूरे परिवार पर एक पहाड़ टूट गया हो। मतलब उसके 1.5-2 साल के बाद दादा का निधन हो गया। मतलब इतनी मुसीबतों पर मुसीबतें आती चली गई। तो अब क्या किया जाए? तो 1 साल के लिए तो मैं अंबिकापुर जो शहर है वहाँ जा कर के मैंने पढ़ाई की। तो 9th की पढ़ाई मैंने अंबिकापुर जा कर के की। लेकिन फिर घर की स्थितियों को देखते हुए, आर्थिक आधार को ढूंढने के लिए फिर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं अपने गाँव वापस आ गया। मतलब बहुत छोटी सी उम्र में शायद आप पर सबसे बड़ा बनने की जिम्मेदारी आ गई। जी हाँ, आप ये कह लीजिए कि सच पूछे तो मुझे नहीं मालूम कि बचपना होता क्या है। बचपन में तो मैं रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट बचपना क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। दादाजी के साथ थोड़ी बहुत वो उसकी झलकियाँ मिल जाती थी, लेकिन वो भी नहीं रहे। 1.5-2 साल के बाद मेरे पिता की जो डेथ हुई, उसके सदमे में वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए। जब आपकी जीवनी में मैंने ये हिस्सा पढ़ा को सचमुच मेरी आंख में आंसू थे, क्योंकि मेरे लिए तब आप डॉक्टर विजय अग्रवाल नहीं, एक 9 साल का बच्चा थे इस कहानी में, जिसे इस दर्द से गुजरना पड़ा होगा। तो आप बता रहे हैं कि तभी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और उसके बाद इतनी ऊंची पढ़ाई, ये कैसे हुआ? हाँ, विनी जी, होता ये था कि पता नहीं क्यों पढ़ाई छोड़ने का दर्द मेरे अंदर बहुत गहरे बैठा हुआ था, और उसका शायद रीज़न मेरे पिता ही थे। क्योंकि मुझे मेरे पिता की केवल 2-3 स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क में है बस, और ज़्यादा वो हमारे साथ रहते नहीं थे। पास में ही एक दूसरा जो एक कस्बा जैसा था, वहाँ वो उनकी शॉप थी, तो कभी-कभी वो गाँव आते थे। तो अक्सर वो मुझसे कहा करते थे कि तुमको 2 चीज़ों में से कोई एक बनना है, या तो तुम अर्जुन बन जाओ या तुम लाल बहादुर शास्त्री बन जाओ। अब मुझे नहीं मालूम था कि ये लाल बहादुर शास्त्री और अर्जुन क्या थे, लेकिन कुछ जानकारियाँ मुझे थीं, क्योंकि उस समय गायत्री विद्यापीठ की एक मैगज़ीन आती थी, शायद उसका नाम कल्याण था। उसके बिल्कुल आखिरी पेज पर हुआ था, पढ़ो, समझो और करो। तो वो अक्सर मुझे सुनाया करते थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ जो बैठ गई बीज के रूप में, वो ये
कि नहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है। वो ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़े दुकानदार बनो, उद्योगपति बनो, पैसे वाले बनो। वो अर्जुन और लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं और बिना किसी के बताए ये बात मुझे सूझने लगी थी कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर वो बन कैसे पाऊँगा? तो ये संदर्भ क्या था अर्जुन और लाल बहादुर शास्त्री का? अर्जुन का संदर्भ वो चिड़िया की आँख से लेते थे कि अपने उद्देश्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रहो। लाल बहादुर शास्त्री का जो संदर्भ था वो था कि इतने छोटे परिवार से थे, वो देश के उस समय तक प्रधानमंत्री बन गए थे। अच्छा। वो देश के प्रधानमंत्री रहे और इतना सीधा, साधा, सरल और ईमानदारी का वो जीवन जीते थे, तो उनके मॉडल थे लाल बहादुर शास्त्री। तो शायद इसीलिए वो कहते होंगे। क्या बात है। तो हाँ, पढ़ाई छोड़ने का दर्द मेरे अंदर बहुत था और दूसरा पिता के नहीं रहने का। पता है जब भी हम लोग कभी विवाह शादी में परिवार के जाते थे तो मैं देखता था कि मेरी उम्र के लोग हैं, मेरी उम्र के बच्चे हैं, उनके पिता हैं, वो पिता-पिता कहते, पिताजी, पिताजी कहते हैं। तो मुझे बड़ा फ़ील होता था कि मुझे लगता था कि मेरे क्यों नहीं हैं? मुझे ये भी लगता था कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो मैं स्पेशली यहाँ कहना चाहूँगा कि भौतिक रूप में, शरीर के रूप में तो मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहे। लेकिन उनकी जो फीलिंग थी साथ में रहने की, वो कभी ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो मेरे साथ नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये आप ये म समझ लीजिए कि मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। अपने अब तक के जीवन में जब भी मेरे साथ कोई मतलब मुसीबत आएगी या मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, तो मुझे यही लगता है कि नहीं हो जाएगा, वो है ना वो सँभाल लेंगे वो। अच्छा। अभी भी मुझे ये लगता है, हालाँकि सुनने वालों को शायद इस बात पर विश्वास ना हो कि ये हाँ। कौन-सा साइंस है, हाँ, ये तो महसूस होता है। बस महसूस होता है। तो वो ताकत तो मेरे साथ थी। तो अब ये है कि पढ़ाई छूट गई तो मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूँगा कि देखिए कैसे कहते हैं ना कि कायनात आपकी मदद करती है, वो आती है आपकी मदद के लिए अगर आपकी कोई गहरी इच्छा हो। एक बार हम लोग खेत में गए हुए थे। अब एक बार हम लोग खेत पर गए हुए थे। मेरे एक सीनियर थे, वो शहर में पढ़ रहे थे, वो गाँव आए हुए थे, तो उनका भी खेत बगल में था, तो बारिश होने लगी बहुत तेज़। एक ही छाता था, वो थोड़े से मोटे-तगड़े से थे, तो मेड़ पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम दोनों मेड़ के अगल-बगल खड़े हो जाएँ और हम बारिश से बच जाएँ, तो मैं उनसे लिपट गया और लिपट करके पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत रोने लगा। अच्छा। तो उसने कहा कि बिज्जू तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम उस समय बिज्जू बिज्जू था और लोग कहते थे। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम शहर चले जाओ, वहाँ भी प्राइवेट फ़ार्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो शहर से आए हुए थे, मुझे कोई जानकारी थी नहीं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम शहर चले जाओ और वहाँ प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, घर में पढ़ना, परीक्षा दे देना। मैं कहा कि डिग्री मिल जाएगी? बोले हाँ, मिल जाती है, बिल्कुल ज्यों की त्यों मिल जाती। बस अगले दिन मैं गया, शहर गया, 5 किलोमीटर साइकिल चला कर के तो आपको बस पकड़नी होती थी, मैं शहर गया। वहाँ मैंने फ़ॉर्म भरी, लेकिन फ़ॉर्म भरने के बाद फिर देखिए क्या हुआ कि वहाँ जो फ़ॉर्म के इंचार्ज थे आर.सी. त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि तुम ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट लगाओ इसमें, लास्ट डेट था फ़ॉर्म भरने का। ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट मेरे पास था नहीं क्योंकि मैं तो पढ़ाई छोड़ कर के गाँव आ गया था। लेकिन एक बात थी देखिए कि कैसे ईश्वर मदद करता है कि जब मैं 9th में पढ़ता था तो वो हमें हिंदी पढ़ाते थे। तो पढ़ने में तो मैं ठीक-ठाक था। बदमाशी-वदमाशी करना जानता नहीं था, जैसा मैंने कहा कि बचपना क्या होता है मुझे नहीं मालूम थी। तो मैं उनका एक प्रिय छात्र तो था, हुँ। एक प्रिय स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो चूँकि लास्ट डेट है तो फ़ॉर्म तो तुम्हारी मैं जमा कर ले तुम्हा तो फ़ॉर्म तो मैं तुम्हारा जमा कर लेता हूँ। तुम जो है सर्टिफ़िकेट रुक करके निकलवा दो, 2-3 दिन के अंदर इसको जमा कर देना। तो मैं कहा कि सर मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उन्होंने मदद की, मेरे सर्टिफ़िकेट निकलवाया और फिर वहाँ से पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बात है। और यहीं कहीं आप जो बात कह रहे हैं कि आपने हमेशा अपने पिताजी का साथ महसूस किया, जी हाँ। शायद वो कुछ इसी रूप में। और ये तो मेरा भी अनुभव रहा है कि जो चीज़ें होनी होती हैं, पता नहीं कैसे सही टाइम पे कोई व्यक्ति निमित्त बनकर आ जाता है। जी हाँ। या तो हमें कोई जानकारी दे देता है या हमारी किसी तरह की मदद करता है और कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें असंभव लग रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपकी पढ़ाई का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन जितना छोटी जगह से आप बता रहे हैं जहाँ आपको प्राइवेट पढ़ाई होती है इसकी भी जानकारी नहीं थी, वहाँ रहकर आपने आईएएस जैसा सपना देखा? नहीं, उसमें एक चीज़ था विनीत जी कि जब मैं बीए फाइनल में पहुँच गया तो गाँव में काम नहीं होता था। अच्छा। मेरे चाचा थे छोटे, वो भी शहर में पढ़ते थे लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई गई, हम दोनों एक ही क्लास में थे। अ तो उन्होंने 11th तक की पढ़ाई की लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पाए, तो वो भी गाँव लौट गए। अब ये हुआ कि गाँव में हमारे एक चाचा थे, हम लोग चाचा के पास ही रहते थे। मैं हो गया और मेरे सबसे छोटे चाचा जो हम उम्र हैं हम लोग। इतनों के लिए काम नहीं था वहाँ। तो ये हुआ कि भई कोई शहर चला जाए, वहाँ कुछ नौकरी कर ले शहर चला जाए, वहाँ कोई काम शुरू कर ले। तो हमारे फूफा जी थे ऐसे हरबंस लाल केवटिया जी, वो हम लोगों के परिवार के लिए वरदान जैसे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी दुकान के सामने एक दुकान खाली है, आ जाओ और दुकान कर लो।
अब सवाल ये उठा कि मैं जाऊं या मेरे चाचा जाएं, मतलब जो मेरी उम्र के थे। तो फाइनल ये हुआ कि मैं जाऊंगा। और उसमें उस समय भी देखिए मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब ये फैसला, क्योंकि मुझे अपने गांव से बहुत प्रेम था। शहरी जीवन, गांव का लड़का शहर में जाके दुकान खोलेगा, सपने में भी नहीं सोच सकते थे हम। तो उस समय मुझे ये लगा कि आज चूंकि मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है, अच्छा। निकाला जा रहा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उपाय भी कुछ दूसरा नहीं था। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वरदान था। अगर मैं शहर नहीं गया होता तो बस यात्रा पूरी हो जाती, वहीं खत्म हो गई। जो उसमें बदलाव आए, जो डिफरेंट, तो बदलाव नहीं आते उसमें। तो मैं गांव चला गया, वहाँ छोटी सी रेडीमेड कपड़े की दुकान के लिए, बहुत छोटी सी रेडीमेड कपड़े की दुकान। और मजेदार बात यह है कि जो दुकान थे, दुकान के सामने काउंटर होता है, इसके ऊपर रख करके आप कपड़े दिखाते हैं। तो मैं काउंटर के नीचे छिपकर बैठता था दुकान में। मतलब इतना संकोच लगता था, डर लगता था, भाई शहर के लोगों से कैसे बात करें। अच्छा। तो मेरे फूफा जी आते थे, वो समझाते थे कि बिज्जू तुम तो ऊपर बैठो, आने जाने वालों को तो तुम कम से कम बैठे हुए दिखो कि इस दुकान में कोई है। लोगों को लगेगा कि दुकान में कोई नहीं है तो तुम्हारे यहाँ कैसे आएंगे। सही बात। तो वहां से जो मैं शहर गया ना, तो वो एक नई शुरुआत हुई। आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया। धीरे धीरे चेंज आता चला गया। आप अगर सही होते हैं तो ये ज़रूर होता है कि या तो जीवन में कोई वरदान बन के आ जाता है और कभी ईश्वर मौका देता है कि हम किसी के जीवन में वरदान बन जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और ये दूसरा वरदान था मेरे लिए। क्या बात है! तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी आपकी चल रही है। अभी भी अब एक कपड़े की दुकान से भी मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आप आईएएस तक कैसे पहुँचे? इसकी भी एक कहानी है। जो वरदान की आपने बात कही ना, अच्छा होगा कि मैं इस पर भी आपको थोड़ा सा बताऊं। एमए मैंने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में किया, क्योंकि मैं शहर आ गया था। हाँ। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैं दुकान बंद करके जाता था, क्लास अटेंड करता था, जैसे क्लासेस खत्म होती थी फिर आकर के अपनी दुकान खोल लेता था। इस तरह से मैंने रेगुलर एमए किया। यूनिवर्सिटी में मेरी सेकंड पोजीशन आ गई। अरे वाह! और हमारी यूनिवर्सिटी उस समय बहुत बड़ी थी, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो एक मेरा जो गोल्ड मेडल का सपना था वो तो पूरा नहीं हुआ। अब आप देखिए कि एक लूला व्यक्ति और चांद छूने चला कर है कि गोल्ड मेडल का सपना था, लेकिन था पढ़ने के पीछे, मतलब मेरा आप यूं कह लीजिए कि पागलपन था। हुँ। तो इसी दौर में 3 दिन के बाद कॉलेज से मुझे हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे लिटरेचर के, उन्होंने मुझको बुलाया कि तुम आ जाओ यहाँ। मैं गया। उन्होंने कहा कि तुम कॉलेज में पढ़ाना चाहोगे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि आसमान से मैं बिल्कुल पता नहीं कहाँ गिर गया हूँ। कॉलेज में मैं और पढ़ाना चाहूँगा, ये क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में भी एक पोस्ट है, अगर तुम चाहते हो तो तुमको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखो तुमको सैलरी केवल ₹685 मिलेगी। अच्छा। कौन से साल की बात है? ये मैं बता 1978 दिसंबर की बात। अच्छा। तो ये कुछ ईश्वरी कृपा होती है, या आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ जो बात मौजूद रहती है, हाँ। शायद वह उस समय आपको कंडक्ट करती है, ड्राइव कर रही होती है। बिल्कुल। उस समय मैं अपने रेडीमेड कपड़े की दुकान से खर्चा-उर्चा काट करके 11-1200 रुपए बचा लेता था। अच्छा। हाँ, और मुझे ऑफर ऑफर कितना मिल रहा था? आधा ऑलमोस्ट। ₹685 का। लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के प्रति मतलब इतना गहरा लगाव था कि मैंने कहा कि तब मैं जॉइन कर, और तीसरे दिन मैंने कॉलेज जॉइन कर लिया। फिर आपकी दुकान का क्या हुआ? नहीं, दुकान में फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुला लिया। मेरा छोटा भाई था, मतलब मेरा छोटा भाई उस समय मुझसे 2 साल छोटा था, लॉ कर रहा था, वो प्राइवेट ही कर रहा था एक तरीके से। लॉ उस समय प्राइवेट जैसा हो जाता था, तो रेगुलर तो होते थे आप। मैंने कहा तुम शहर आ जाओ, हाँ। तुम ये दुकान सँभाल लो। एक आदत जो मेरी थी, अब आप देखिए कि किस तरीके से वरदान चीज़ें बनती थी। मेरी एक आदत थी कि मुझे न्यूज़ रोज़ सुनना है, और ये आदत मुझे पड़ी थी मेरे पिताजी से। वो न्यूज़ सुनते थे। हुँ। हुँ। तो रोज़ सुबह, मतलब उस समय मैं इतना पर्टिकुलर था कि जैसे ही आके अपनी दुकान खोलता था, 8 बजे अपनी दुकान पर पहुँच जाता था सुबह, और न्यूज़ चालू कर देता था। अच्छा। और आस-पास के दुकान वालों को ये पता लग जाता था कि ये जो अशोक ड्रेसेज़ है, दुकान का नाम अशोक ड्रेसेज़ था, अगर खुल गई तो 8 बज गए। अच्छा। 8 बजे का अलार्म था। हाँ, तो मैं न्यूज़ सुनता था, और इसके बाद 9 बजे, पौने 9 से 9 बजे की न्यूज़ सुन करके मैं अपनी दुकान बंद कर देता था। ये मैं न्यूज़ सुनता ही था रात को, रात। पौने 9 से 9 बजे की हिंदी की। एक दिन मैंने सुबह की न्यूज़ में सुना कि जो आईएएस की परीक्षा होती है, हुँ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें अब इंग्लिश के साथ-साथ दूसरे मीडियम वालों को अलाउ कर लिया गया है। अच्छा। इससे पहले तो अंग्रेजी में ही होती थी परीक्षा, हाँ। और मुझे अंग्रेजी 26 अक्षर से आगे कुछ आती नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब दे करके देखते हैं। अच्छा। एक बात और थी
बड़ी मजाकिया किस्म की है, लेकिन किस तरीके से चीजें आपको ड्राइव करती हो, आप सोचते हैं तो बड़ा मजा सा आता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर थे, ठीक है, उनकी वाइफ थी और उनके पास लाल रंग की एक कार थी। तो वो रोजाना हम लोग की दुकान के सामने से लाल रंग की कार सुबह सुबह चला करके और हॉस्पिटल जाती थी। वो डॉक्टर थी। अच्छा। और मजेदार, उस समय छोटे से शहर में कोई महिला गाड़ी चलाए, ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो गाड़ी चला करके जाती थी तो दुकान वाले जो है ना, वो खड़े होकर के इंतजार करते थे कि वो जाएंगी तो हम देखेंगे। तो सच पूछिए तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी खड़ा हो जाता था, देखता था। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में उस समय और आती थी, महिला तो सुंदर थी, स्मार्ट थी, कि अगर इसी तरह की किसी लड़की से शादी हो जाए तो क्या बात है। लेकिन सवाल ये था कि भाई मुझसे शादी कोई इतनी स्मार्ट लड़की कोई क्यों करेगी, पढ़ी लिखी लड़की। अच्छा। मैं छोटा सा दुकानदार, मेरा कद भी जो है, आप कौन शादी करेगा। और मेरे घर वाले बड़े चिंतित रहते थे कि इसका कद इतना छोटा है, इसकी शादी होगी नहीं होगी, चिंतित रहते थे। तो मैंने सोचा कि अब एक ही उपाय बचता है, और वो उपाय ये है कि अब ये शरीर का कद तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपनी योग्यता का कद बढ़ा लो। क्या बात। अब वो कैसे होगा? तो वो एक आईएएस की पत्नी थी, कलेक्टर की पत्नी थी। तो मुझे लगा कि इसी तरह का कुछ ट्राई करना चाहिए। क्या बात। और उसी समय न्यूज में आ गया कि हिंदी मीडियम पे भी आप अपीयर हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि अब अपीयर होने में क्या हर्ज है, खुद ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, जमाना खूबसूरत महिलाओं को डिस्ट्रैक्शन कहता है, लेकिन मोटिवेशन भी। अरे मोटिवेशन है, डिस्ट्रैक्शन या मोटिवेशन, आप किसको क्या बनाते हैं तो देखिए आपके ऊपर है। क्या बात। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी वो आज भी मैं जब आंखें बंद करके उनके बारे में सोचूं तो मैं चेहरा मोहरा अगर आर्टिस्ट होता तो शायद मैं खींच करके तैयार कर दूं। आईएएस बनने के बाद थैंक यू बोला नहीं बोला? नहीं, कहाँ वो कहाँ थे तो कुछ पता होता थोड़ी। और आ भी जाती तो हिम्मत नहीं थी कि उनको थैंक यू बोल पाते। आई होप ये पॉडकास्ट वो देखे और उन्हें पता चले कि वो किसी के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन बनी है। हाँ, लेकिन उनको क्या मालूम कि वो मतलब मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ उनको पता कैसे चलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वो इस बात का अंदाजा लगा सके, लेकिन आपके दिल से जरूर उनके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर वो दृश्य शायद अगर मैं नहीं देखता तो ये बनने की तो मैं नहीं सोचता। मैं यही सोचता कि भाई रेडीमेड की दुकान कोई बड़ी हो जाए, या लेक्चरर हो ही गए हैं, प्रोफेसर हो जाए, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं, यही तक सोचते ना। क्या बात है, क्या बात है। तो एक्चुअली कोई ना कोई चीज आपका मोटिवेशन बनती है। किसी चीज को देखकर आप पहले इच्छा करते हैं, फिर उस इच्छा को सपना बनाते हैं, सपने को मकसद बनाते हैं और उस तक पहुंच पाते हैं। तो ये मकसद कब बना आपका? नहीं, मकसद तो मैंने बताया कि जैसे ही सुना तो मैंने कहा कि मुझे अब ये सिविल सर्विस परीक्षा तो देनी है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर विनी जी बताना चाहूंगा कि एक इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पढ़ने के पीछे मेरा पागलपन था, मतलब वास्तव में पागलपन था। तो मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, तो मैं जब अपने लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करता था ना, तो इस रूप में सेलेक्ट नहीं करता था कि ये मेरे लिए आसान होगा तो ये ले लो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता था कि ज्योग्राफी में 11th में पढ़ चुका हूँ, तो ज्योग्राफी थोड़ी बहुत तो मुझे आ गई है, तो ग्रेजुएशन में मैं ज्योग्राफी नहीं लूंगा। अच्छा। मैं देखूं कि और कौन कौन से नए सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट में पढ़ चुका हूँ और उसमें कठिन सब्जेक्ट, मतलब स्टेटिस्टिक्स एक कठिन विषय माना जाता है। बीए में मैंने वो ले लिया। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स सीखेंगे, स्टेटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस में थोड़ा काम आएगा। पहली बात, मैं हमेशा नए सब्जेक्ट लेता रहा, प्राइवेट स्टूडेंट रहा, लेकिन मैंने लैंग्वेज के रूप में जनरल हिंदी न लेके जनरल इंग्लिश लिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ इंग्लिश आ जाएगी। तो जो सब्जेक्ट का चयन था मेरा, जो सेलेक्ट करता था मैं, वो नॉलेज के लिए करता था, सीखने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, इसे मेरी आप कमजोरी कह लीजिए या मेरी ताकत कह लीजिए, मैं किसी भी विषय को रट नहीं सकता, मैं रट नहीं पाता। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं उसे समझने की कोशिश करूं। तो अब मुझे समझाए कौन, मैं तो प्राइवेट स्टूडेंट खुद ही समझता था। तो जब आप खुद अपनी नाव लेकर के समुद्र में जा करके और रास्ता तलाश करेंगे, तब तो आपकी जो मंजिल होगी कुछ वास्को डिगामा टाइप की होगी ना। बताए हुए रास्ते पर चलने से आप पहुंच तो जाएंगे, बताए हुए मंजिल पर ही पहुंचे, बस वो जो बता रहे हैं उस पर पहुंच जाएंगे आप। तो उसने मुझे बहुत फायदा पहुंचा, क्योंकि ढेर सारे विषयों की मुझे जानकारी हो गई।
सब्जेक्ट की मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होने लगी। और पढ़ाई से कभी डर था ही और नहीं? पढ़ाई से डर क्या, मतलब आज भी जब मैं मोटी-मोटी किताबें मुझे पढ़ने को मिलती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आपको अगर कोई स्वस्थ मित्र मिल जाए, कोई हेल्दी फ्रेंड, तो लगेगा वाह यार क्या अच्छा है, स्मार्ट है। तो मोटी किताबों के प्रति मेरा बड़ा आकर्षण होता था। क्या बात! शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि जब एग्ज़ाम मेरे खत्म होते थे, तब मैं उदास हो जाता था। और एग्ज़ाम से मुझे अपने लाइफ़ में कभी डर नहीं लगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी अगर कोई मेरे दिल की धड़कनों को गिनता, तो बिल्कुल वही मिलता जो नॉर्मल होती है। मुझे कभी एग्ज़ाम से डर नहीं लगता था। मुझे लगता था क्या पूछेंगे, समझा हुआ है, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, खराब तो बनेगा नहीं। कितना अच्छा बन जाएगा, बस यही सवाल था। तो एग्ज़ाम से मुझे कभी डर नहीं लगा। मुझे किताबों से कभी भय नहीं लगा। तो मुझे ये लगता जो है शायद इसलिए क्योंकि कभी भी आपने एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ाई नहीं की ना, आपने पढ़ाई की कुछ नया जानने और कुछ नया सीखने की, और शायद यही कारण रहा कि आप एक बहुत अच्छी तरह से अपनी सर्विस को भी कर पाए, क्योंकि जिस ज्ञान की जरूरत होती है जी हाँ, वो आप में पूर्णतः था। जी हाँ, जी हाँ। तो लैंग्वेज बैरियर जैसे आप बता रहे कि हिंदी में जब एग्जाम शुरू हुई तब आपने सोचा कि उसे देना है। ये आगे भी आड़े आया कभी कि लैंग्वेज इंग्लिश में तकलीफ है और हिंदी ही प्रेफरेबल है? अरे! बहुत, बहुत परेशानी उठानी पड़ी बेनी, बहुत परेशानी। एक तो जनरल इंग्लिश का पेपर क्वालीफाई करना पड़ता, तो उसमें मुझे बहुत डर लगता था कि क्वालीफाई कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। अच्छा। लेकिन चलिए क्वालीफाई तो कर लिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा प्री में ही नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ और फिर फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा। जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो ट्रेनिंग में तो सारा कुछ माहौल इंग्लिश का, सारा कुछ माहौल इंग्लिश का। मैं आपको मसूरी का एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ, लबासना जिसे कहते हैं। बड़ा सुना है लबासना के। लबासना, हाँ, लबासना का किस्सा। अब हम लोग पहुँच गए ट्रेनिंग के लिए और मुझे बहुत डर लगता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ प्रोबेशनर्स थे, सेलेक्ट होकर के आए थे, 99% तो अंग्रेज़ी बोलते थे और सब बड़े-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, अच्छे परिवार से है। तो उनको देख कर के मेरे मन में बड़ी कुंठा आती थी। तो फिर मैं कभी-कभी सोचता था कि यार ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने स्मार्ट हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो कैसे गया? मेरा तो नहीं होना चाहिए था सिलेक्शन, लेकिन हो तो गया था। अब उसको मैं कैसे झुठला सकता? तो मेरे एक बैचमेट थे, तो मैंने कहा कि देखो भैया मुझे ये अंग्रेजी तो समझ में आती नहीं है, जो 45 मिनट प्रोफेसर्स और कौन-कौन आते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल के चले जाते हैं। मेरे तो एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता अच्छा। और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा भी होगी, एग्ज़ाम भी मुझे पास करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप एक काम कर दिया करो, वो जितना 45 मिनट बताते हैं और बीच में 5-10 मिनट का गैप होता था, इसके बाद फिर अगली क्लास शुरू हो जाती है। तो इसमें आप मुझे समझा दिया करो कि उन्होंने क्या बताया। अच्छा। और फिर हर क्लास में आप ये कर दिया करो, हर क्लास के बाद, तो वो एग्री कर दे। वो उन्होंने मेरे प्रति बड़ी दया का भाव रखा, मेरी शायद समस्या को महसूस किया होगा। एक और वरदान मिले। हाँ, एक और वरदान मिल गया, बिल्कुल सही कहा। और जो इंटरेस्टिंग बात है विनी जी, वो ये है कि जब एग्ज़ाम हुआ, तो उनके नंबर मुझसे बहुत कम थे। बहुत कम उनके नंबर कम थे। हालाँकि उसका सर्विस कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें मैं स्पेशली बताना चाहूँ। पहला तो ये कि जब आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। वो आपके कॉन्शियस का या आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से समझने की मेरी आदत थी, उसने यहाँ भी मेरी बहुत मदद की। दूसरी बात, थ्रू आउट लाइफ जो मेरी एक आदत रही या ये एथिक्स रहा या कह लीजिए कि मेरा जो धर्म ही रहा है, जो मुझे शायद अपने पिता से मिला और जिसे मैं अर्जुन से कनेक्ट कर पाता हूँ, जो वे अर्जुन बनने की बात करते थे, वो ये कि जो भी काम मैंने किया या जो भी काम मुझे दे दिया गया, जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे दुकान चलानी है, मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, क्या सर्विस में जब मैं आ गया तो अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ निभानी, उसको अच्छे से करना है। पूरी ईमानदार। उसमें जो भी मेरी अपनी क्षमता है, उस क्षमता का मैं भरपूर अपने क्षमता का, अपने कैपेसिटी का, अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करूँगा। उसके साथ मैं बेईमानी नहीं करूँगा। ये मेरी आदत रही। हाँ, और ये तो सफल बनने के लिए शायद एक बहुत ज़रूरी आदत है, मुझे लगता है कि जो बिल्कुल होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि काम कोई भी छोटा-बड़ा नहीं नहीं होता। होता। आप होते हैं जो उस काम को छोटा या बड़ा बनाते।
बिल्कुल सही बात। ये बात मेरे दिमाग में शुरू से थी और फिर मुझे भी लगता था कि अगर मेरी पहचान कुर्सी से है, तो अगर किसी दिन ये कुर्सी मेरे नीचे से हटा ली गई, तो फिर तो मैं धड़ाम से गिर जाऊँगा। तो रियल पहचान तो तब होगी कि जो मैं बैठा हुआ हूँ और कुर्सी आप हटा लीजिए, तब भी मैं बैठा ही रहूँगा। क्या बात। तो मैंने कुर्सी को या पद को, अधिकार को कभी अपनी पहचान नहीं बनने दी। अपने काम को अपनी पहचान बनाया। इसके लिए मेरी भरसक कोशिश रही, थ्रू आउट कोशिश रही और आज भी लगभग यही कोशिश रहती है। जब मैं स्टूडेंट को आईएएस की तैयारी करने के बारे में बताता हूँ, तो मैं उनसे पहले कह देता हूँ कि ठीक है, वो मैं सिविल सर्वेंट था, मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, वो एक बात है। लेकिन नाउ आई एम अ टीचर। ये मेरा अगला सवाल ही होने वाला था आपसे कि छोटी-सी सफलता भी सर पर चढ़ जाती है। जी हाँ। सफल हो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन शायद हर कोई सफलता को हैंडल नहीं कर पाता। फिर हाँ। आईएएस अफ़सर बनना, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। एक ऐसी सफलता है जो ना सिर्फ़ उस व्यक्ति पर, शायद उसके आस-पास के लोगों पर भी चढ़ जाती है। जी हाँ, जी हाँ। इसे हैंडल कैसे किया जाना चाहिए, आपने कैसे किया? मुझे लगता है कि शायद जो लाल बहादुर शास्त्री की बात है, जो मेरे पिता मुझसे कहते थे, उसने इसका फाउंडेशन तैयार किया कि तुमको जीवन कैसा जीना है। हुँ। प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी लगता था कि कुछ बड़ा काम कर लें। बिज़नेस में मेरा मन तो नहीं लगता था मेरे, जो मुझे करना पड़ता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन मैं उसे अच्छे से करता था क्योंकि घर का खर्च चलाना था, मेरी 2-2 बहनें थीं जिनका मुझे विवाह करना था, मेरा छोटा भाई था जिसे मुझे सेटल करना था और ये तो करना ही था, तो वहाँ तो मैं मतलब कोई समझौता कर ही नहीं सकता था, वो मैं करता था। लेकिन मैं जानता था इस बात को और पता नहीं मैं कैसे जानता था, शायद पढ़ने की आदत के कारण हो गई हो कि अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं, उससे ये बात मेरे अंदर इनकलकेट कर गई हो कि जो आपका अपना व्यक्तित्व है, जो आपका अपना व्यवहार है, जो आपके अपने अचीवमेंट हैं, वही रियलिटी है, हुँ। पद रियलिटी नहीं है। फिर क्या हुआ, एक संयोग जो बहुत बड़ा फिर से देखिए एक वरदान मिल गया। हुँ, शंकर दयाल शर्मा जी उपराष्ट्रपति होकर के आए, हुँ, बने हुँ। और उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। क्या बात! और खूब सारे टेस्ट हुए, उनके सेक्रेटरी ने खूब मेरी रगड़ाई की कि ये है कि नहीं इस लायक, हाँ, इतनी बड़ी जगह पर जाने के लिए वो तो हो। खूब रगड़ाई की। तो मैं शंकर दयाल शर्मा जी के पास पहुँच गया। उस समय मेरी उम्र हार्डली 29-30 इयर्स की रही होगी। हुँ। सोच कर के देखिए, अब मैं जब वहाँ गया 2-3 दिन जब मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला, दूसरे दिन शंकर दयाल शर्मा जी ने अपने चैम्बर में बुला लिया। मेरे तो पाँव काँप रहे हैं, हालत खराब हो रही है और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं भयानक रूप से डिप्रेशन में आ गया। अच्छा। यस, ऐसा डिप्रेशन में। क्यों लगा आपको? नहीं मतलब वहाँ की जो भव्यता और जो चीज़ें थी उसको मतलब मेरी जो चेतना थी, जो ग्रामीण चेतना थी, गाँव की चेतना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। जब अपॉइंटमेंट्स आता था कि आज राष्ट्रपति जी से कौन-कौन उपराष्ट्रपति जी से कौन-कौन मिलने आने वाले हैं, तो वो लिस्ट मेरे पास भी आती थी, हाँ। क्योंकि मैं तो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में था। हुँ। तो मैं देखता था कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, फॉरेन के ये उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मुझे वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा। बाप रे बाप! मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं कहाँ फँस गया। तो जब मैं सुबह उठता नहीं था, डिप्रेशन में गया हुआ लड़का, लड़का ही कह लीजिए 29-30 साल का, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ, हाँ। मैं उठता नहीं था और सूरज निकलने को होता था तो मुझे डर लगने लगता था कि बाप रे! अब दिन निकल गया, जाना फिर पड़ेगा। से तो मेरी पत्नी मुझे उस तरह से उठा करके और ऑफ़िस भेजती थी समझा करके, जिस तरीके से वो मेरे बेटे को स्कूल भेजती थी सानिध्य को, कि जाइए हो जाएगा कुछ करके, और मैं काँपते पैरों से लँगड़ाते-लँगड़ाते बेमन से जाता था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसने मुझे 2-3 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त दी। शंकर दयाल शर्मा जी जैसा सिंपल व्यक्ति, हुँ। सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। शायद उनकी उसे पत्नी उनसे भी शायद ज़्यादा सहज थी। अच्छा। अरे मेरी पत्नी और वो तो इस तरह से घरेलू चीज़ों पर बात करती है, क्या नौकरों की प्रॉब्लम है और किस तरह से सब्ज़ी बनवाने में अ, दिक्कत होती है, इस तरह की बात। अब आप सोच कर के ये उनकी महानता थी, हम लोगों का कुछ भी नहीं था। अब शुरुआत अगर मेरी सर्विस की इस तरह के सरल और सहज व्यक्तियों से हो रही है, हुँ। जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या वो सच में जो मेरा पद है, वो मेरे सिर पर चढ़ कर के बोलना चाहिए? क्या बात! और फिर जब उनसे लोग मिलने आते थे, मैं उनसे मिलता था। अभी जो ब्रिटेन के महाराजा हैं, उनकी पत्नी डायना थी उस समय, वो बाकायदे आए थे उपराष्ट्रपति जी से मिलने। अच्छा। और उसी समय जब वो मिलने आए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी थे, वो भी बाकायदे उनके साथ आए थे।
अब सोच करके देखिए कि उपराष्ट्रपति जी खड़े हैं, राजीव गांधी जी खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, वो खड़े हैं, चार्ल्स खड़े हैं, उनकी पत्नी डायना खड़ी है, इधर सेक्रेटरी खड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब के, और इधर मैं खड़ा हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये सच में लोग कितने सरल सहज व्यक्ति हैं। ये लोग तो इतिहास के पन्ने हैं ना। सही बात। इतिहास में हम इन लोगों को पढ़ते हैं, और जब ये लोग इतने सरल सहज हो सकते हैं तो हमारी औकात ही क्या है। तो इस रियलाइजेशन ने मुझको अपनी औकात पे रखा, आप ये कह लीजिए। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ इतनी बात सुनकर कि आपने आपकी ज़िंदगी में घटने वाले हर घटनाक्रम से शिक्षा ली और सही रूप में ली। हाँ, ये तो मेरी क्योंकि शिक्षा देने के लिए बहुत सारी घटनाएं और बहुत से लोग जीवन में आते हैं, लेकिन बहुत कुछ लेने वाले पर निर्भर करता है सब कुछ लेने वाले कि वो उसे कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे उन शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और उतार रहे हैं अपने जीवन। बिल्कुल। जब मेरे अपने स्टूडेंट हैं, जब आभार व्यक्त करते हैं कि सर हमारी जिंदगी को आपने बना दिया, हम आपकी वजह से आज सिविल सर्वेंट हो गए, आप IPS हो गए, ये हो गए। मैं कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कहा कि देखो, मैं हमेशा मैं उनसे कहता हूँ कि पानी बरसता है, सब पर बरसता है। करेले में जाके वो कड़वा हो जाता है, गन्ने में जाकर के वो मीठा हो जाता है, गटर में जाकर के वो कीचड़ बन जाता है, और गंगा में गिर करके वो गंगा जल बन जाता है। क्या? तो इसमें पानी का कुछ भी नहीं है, लेने वाले का है, तुम लोगों का है। तुम लोगों ने लिया तो हो गया किसी चीज तो अब तुम लोगों की इंपॉर्टेंस है। तो आपने जो बात कही कि वो लेने वाले का ही सब कुछ होता है, बहुत बड़ी बात है। अब एक और सवाल यहाँ उठता है जो हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। आप विवाह होने से पहले आप IAS ऑफिसर बन चुके थे। जी हाँ, जी हाँ। अब जब IAS ऑफिसर कोई लड़का बन जाता है, मतलब एक छोटी सी सरकारी नौकरी के बाद ही शादी के रिश्तों की लाइन लग जाती है, बड़े बड़े ऑफर्स के साथ। आपने एक सिंपल परिवार चुना शादी करने के लिए, तो आपको क्या लगता है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू चूज अ राइट लाइफ पार्टनर, और कैसे चूज करें, क्या देखना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद पूरी जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फिर से जो एक चरण आता है, जो स्टेज आती है, वो लाइफ पार्टनर चुनने की आती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप नौकरी बदल लेंगे, सर्विस है बदल लीजिए, व्यापार कर रहे हैं दूसरा कर लीजिए, जहां रह रहे हैं स्थान बदल लीजिए, घर बदल लीजिए, लेकिन लाइफ पार्टनर को बदलना तो आसान नहीं है। और अगर आप बदल भी लेते हैं, चलिए, तो क्या आप सच में इंटैक्ट रह पाएंगे? क्या आप अंदर से टूट नहीं जाते? क्या अगर आपको दूसरा लाइफ पार्टनर मिल गया तो क्या आपके उस टूटन को वो खत्म कर सकता है? मुझे लगता है कि नहीं कर सकता। नो डाउट कि लाइफ पार्टनर को लेकर के शुरू से मैं बहुत ही लॉजिकल रहा हूं, और इसीलिए जब तक मैं कॉलेज में रहा बहुत से रिश्ते आते रहे, मैंने कभी उधर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि नहीं, जो मेरा सिविल सर्विस का जो एम है मैं देखता हूं, अगर नहीं होगा तो ठीक है। मैं सिविल सर्वेंट बन गया। एक बात जो मेरे बहुत बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में थी कि मैं बहुत धनी घर में शादी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच का उस समय था, मतलब मार्क्सवाद को मैं बहुत पसंद, फिलॉसफी पढ़ ली थी गलती से या सही से, जो भी कह लीजिए। तो मैं पूंजीवाद को स्वीकार नहीं कर पाया। देखिए, धनी परिवार दुखी हो जाएंगे ऐसे सुन के। अब मैं तो क्या बता सकता, ये तो मेरी इच्छा थी। मैं तो इसीलिए कहा ना कि गलती से मैंने मार्क्सवाद पढ़ लिया, है ना, मेरे कहने की। तो मुझे ये लगता था कि एक वर्ग चरित्रता है जो मार्क्स का एक सिद्धांत था। हाँ। और अगर धनी परिवार की लड़की आएगी, देखिए हमारा परिवार तो मैंने बताया बहुत ही सरल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, ले दे करके काम चल रहा था। मैं ठीक है लेक्चरर हो गया था, तो या सिविल सर्वेंट हो गया था। तो मुझे मालूम था कि वो हमारे परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर सकेगी। मतलब ताज्जुब करेंगे, उस समय जो रिश्ते आते थे, मेरे पास एक रिश्ता आया था, ब्लैंक चेक उन्होंने भिजवाया था। अच्छा। कि आपको जितना चाहिए आप इसमें भर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए हमारी लड़की से। और वो उस समय एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अच्छा। मुझे एक लड़की देखने जाना पड़ा। दो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि बॉम्बे और अहमदाबाद में उनकी कपड़े की 13 मिल्स थी। अच्छा। कपड़े की 13 मिल्स। हाँ। और उससे भी बड़ी बात थी कि उनकी इकलौती बेटी थी, और उनका मैं दामाद बन सकता था। लेकिन मुझे उन सबको नकारने में एक सेकंड नहीं लगता था, एक सेकंड नहीं लगता था कि भाई ये मेरे वर्ग, मैं उनके वर्ग को बिलोंग नहीं करता। ये उनकी कोई गलती है वो नहीं थी। वो हर कोई अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहता है, और मैं सौभाग्यशाली था कि वो मुझे इस लायक मानते थे, क्योंकि मैं तो अपने को उनके लायक नहीं मानता था ना। तो मेरे दिल में जो दिमाग में जो बात थी, एक ऐसी लड़की हो जो मुझे समझ सके। मेरी थोड़ी सी साहित्यिक अभिरुचियां थी, लिखने पढ़ने में मन लगता था, जो मेरे इस मतलब मेरी इस जरूरत को आत्मसात कर सके, मेरा साथ ले सके।
और उसके लिए मुझे लगता था कि अगर प्रोफेसर परिवार की लड़की होगी शायद वो सबसे ज्यादा सूट करेगी क्योंकि आप पढ़ाई से जुड़े थे और जुड़े रहना चाहते थे। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि ओनादायगर एक जगह है, वहाँ मैं एक छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन में गया हुआ था। वहाँ एक प्रोफेसर मिले, प्रोफेसर जीसी अग्रवाल। वो लिटरेचर के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझको देखा तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी गए हुए थे, मिस्टर बाबूलाल शुक्ला। उन्होंने बात की, बोले कि इस लड़के को जरा हमारे घर लेकर के आइए। वो मम्मी ने चाय पर बुलाया है वाला मामला हुआ। तो मैं चला गया और फिर बात आगे बढ़ती गई। तो इनिशियल स्टेज पर तो मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ सारा मामला जो है वो ठीक है। फिर वो जो आगे का सिलसिला होता है देखने का और करने का, तो मेरी पत्नी भी मतलब पढ़ने लिखने में शौकीन, लिटरेचर की स्टूडेंट रही थी उस समय, और सितार वगैरह भी बजाती थी। तो जरा कला वगैरह में मेरी थोड़ी सी रुचि थी, और उस समय तो सितार वाली लड़की तो मिल ही नहीं सकती थी, खासकर हम लोगों की कम्युनिटी में। तो मुझे लगा कि अब इससे बेस्ट चॉइस तो कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, ये आप बहुत क्लियर थे, ये भी बहुत बड़ी बात। हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ खुद नहीं आता कि क्या हमारे लिए अच्छा और हम क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक खुद में क्लियर होना ये भी बहुत बड़ा गुण है। नहीं, बहुत क्लियर था। और मैंने साफ कह दिया था कि मुझे दहेज वगैरह, मैं तो दहेज वगैरह का बहुत विरोधी था, और आज भी हूं मैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बेटे की भी जो शादी हुई है वहाँ दहेज और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैं उसको सबसे बड़ा अपमान मानता हूँ नारी जाति के प्रति किया गया। तो मैं कैसे कर सकता था? बहुत सिंपल मैरिज भी थी। मतलब बाद में भी आपको कभी वो 13 मील वालों की याद तो नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आएगी। ये तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं तो मुझे याद आ गई। लेकिन और नहीं, हमेशा मुझे लगता है कि एक हर सफल कहानी के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो हमेशा साथ खड़ा होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो डेफिनेटली आपकी सफलता के पीछे आपकी वाइफ, आपका पूरा परिवार रहा होगा। आप पारिवारिक योगदान को कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सफलता? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विनी जी। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कॉलेज में लेक्चरशिप ज्वाइन की, तो मैंने अपने छोटे भाई को शहर बुला लिया। इसके बाद तो मैं पढ़ाई में लग गया। हाँ। है ना, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मैं उस दौर में पीएचडी भी कर रहा था। 83 में ही मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई और मुझे डॉक्टरेट मिली, और 83 में ही मेरा सिविल सर्विस क्वालिफाई हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा दौर रहा, ये तो छोटे भाई ने संभाला। अशोक गोयल लिखता है, वो अशोक गोयल। बाद में वो सिविल जज बना। हाँ, वो सिविल जज बना, उसने पूरा संभाला। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा था कि 2 बहनें हैं, उनका विवाह भी करना है, तो मेरी कमाई से तो कुछ नहीं होना है। तो उसने फिर बिजनेस पूरा संभाला, और मुझे पूरी तरह से उसने कह के निश्चिंत भी कर दिया कि भैया आप अपना काम कीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये परिवार ही था, मेरी माँ थी, बहनें थी, सबका सपोर्ट था उस समय। पूरी 100% उनको लेकर के मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा। और जब मैं सर्विस में आ गया, तो डेफ़िनेटली पहले मेरी पत्नी का पूरा साथ मिला। मेरी ऑनेस्टी को बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत समझती ही नहीं थी, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा ऑनेस्ट थी। अच्छा। क्योंकि वो प्रोफ़ेसर परिवार की थी, क्योंकि वो प्रोफ़ेसर परिवार की हैं, उनके अपने एथिक्स थे। मेरे फादर इन लॉ भी एथिक्स के बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे। तो मुझे अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हम लोगों ने इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन मैंने उसको लेकर के उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन ही नहीं देखी। क्या? उनकी कोई डिमांड ही नहीं होती थी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। बस एक ही डिमांड होती थी कि मुझे घूमने जाना है, घूमने का शौक है। तो सरकार 4 साल में एलटीसी दे देती थी। हम लोग एलटीसी घूमने चले जाते थे, तो धीरे-धीरे घूमने का काम भी पूरा हो गया, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। दूसरी उनकी इच्छा सिनेमा का, उनको बहुत शौक था। अच्छा। बहुत शौक था उनको सिनेमा का। मैं तो हीरो हीरोइन भी नहीं पहचानता था कि क्या होता है सिनेमा। तो मैंने कहा भई ये शौक तो पूरा करना पड़ेगा। अब पैसे कहाँ से आएँगे उसके लिए? उस समय बहुत कम सैलरी होती थी। मेरी इस बात को सुन कर के शायद आज जो विश्वास नहीं करेंगे, आज के जो आईएएस आईपीएस अफ़सर हैं। ये हमें बार-बार खुद को रियलाइज़ कराना पड़ रहा है कि हम एक आईएएस अफ़सर तो बात कर रहे हैं आपकी सादगी और सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि बहुत सारे आईएएस अफ़सरों से मिलना हुआ है, लेकिन शायद ही हमने इतनी सादगी वाक़ई में भी देखी है, जो कमेंडेबल है और आपके व्यक्तित्व की बहुत ख़ास बात है। चलिए, थैंक यू विनी जी। तो फिर मैंने एक रास्ता निकाला कि भई अब इनकी छोटी-सी इच्छा है, यार ये छोटी-सी इच्छा भी अगर मैं पूरा नहीं कर सकूँगा, तो मैं कितना गया-गुज़रा हस्बैंड सिद्ध होऊँगा। तो मैं लिखने-पढ़ने का शौकीन था, तो मैंने कहा कि मैं फ़िल्में देखूँगा और उन फ़िल्मों के बारे में लिखूँगा। अच्छा। तो मैं फ़िल्में देखता था, नई फ़िल्में, और आपको फ़िल्म के बारे में लिखना है तो नई-नई ही देखनी पड़ेगी ना। तो मैं नई फ़िल्में देखता था,
और फिर उसके बारे में लिखता था। अच्छा। लिखता ठीक ही ठाक था, हाँ। तो अखबार में छप भी जाती थी। अखबार में छप जाती थी तो उसके 50 रुपए मिल जाते थे, अच्छा। तो खर्चा निकल जाता था। या मैंने दैनिक जागरण में 7 साल तक फ़िल्मों का वीकली कॉलम लिखा फिर, और आप फ़िल्मों पर मेरी किताब भी है। तो पत्नी की तरफ से पूरा सहयोग रहा, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, अगर पत्नी दिन भर आपका दिमाग खाए, तो आप कैसे शांति के साथ अपने दायित्व, उतना तो आप नौकरी ठीक से कर पाएँगे, हुँ। और फिर लिखने पढ़ने का काम तो थोड़ा-सा अलग तरह का काम है। और तीसरी जो स्टेज आई, जब मैंने नौकरी छोड़ी, हुँ। तो वो उसमें मेरी पत्नी और मेरे बेटे सानिध्य अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरी पत्नी को तो थोड़ा-सा लगता था, और स्वाभाविक भी है लगना, हाँ। कि भई बेटा अभी सेटल नहीं हुआ है, हम करेंगे क्या? हुँ। तो मेरे बेटे ने ही मेरी पत्नी को समझाया कि देखिए, पापा का इसमें मन नहीं लग रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। उनको अपने मन का काम करने दीजिए, और मेरे मन का काम क्या था? बस पढ़ा-लिखना, पढ़ाना। तो फिर मेरी पत्नी की ये बात समझ में आ गई। इनको बेटे पर भरोसा था कि ये सँभाल लेगा, और उसने फिर बहुत अच्छे तरीके से सँभाल भी लिया। तो बस मैं अभी अपने काम में लगा हुआ हूँ, ये पढ़ने-पढ़ाने के काम में क्या लगा। बात है! लेखन आपका बहुत ही लाजवाब है। कुछ किताबें पढ़ने का मौका मुझे भी मिला और आपकी कई किताबों को बहुत बड़े और महान लोगों ने जो है उनको उनका सम्मान करा है, उनकी तारीफ़ करी है। तो ये लेखन में आप कैसे आ गए और कैसे किताबें लिखने के बारे में सोचते नहीं, ये तो मेरी बचपन से रुचि थी। बचपन से ही मैं तो पढ़ने का शौक था। तो मैं जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो होता था कि हम निबंध पढ़ते थे। फिर निबंध पे प्रश्न पूछे जाते थे। तो लिखते थे कि इस निबंध के लेखक कौन है? तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आती थी, क्या सच में मैं भी कभी कुछ ऐसे निबंध लिख पाऊँगा कि स्टूडेंट लिखेंगे कि इसके लेखक कौन है? अच्छा। तो शुरुआत तो लिखने से नहीं हुई थी, पढ़ने से हुई थी, लेकिन फिर जब थोड़ी-सी मैच्योरिटी आने लगी, तो लगा कि कुछ लिखना चाहिए। और जब मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली आने के बाद मुझे लिखना लगा कि नहीं, लिखना तो अब मेरी मजबूरी है, कि जो आर्थिक स्थिति है उसमें, क्योंकि बहन की शादी भी होनी थी और घर का खर्चा चलाना था। हम दोनों यहाँ थे, हस्बैंड वाइफ, और मेरा भाई और बहन और माँ जो थीं वो अंबिकापुर में रह रही थीं। तो 2 जगह का विभाजन हो गया। मेरे भाई को भी मैंने बिज़नेस छुड़वा कर के मैंने कहा कि अब तुम पूरी तरह से पढ़ाई करो, और मेरी पत्नी यही कहती थी कि आपका अब जो, पता, आपकी अब जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो है कि आपके भाई ने आपको बनाया है। तो अब आपको अपने भाई के लिए कुछ करना है। इतनी बड़ी बात। पढ़ाई छुड़वा दी। वो अपनी लॉ की तैयारी करने लगा, और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था। उसकी पोज़ीशन फर्स्ट 10 में उसकी पोज़ीशन है जुडिशरी के में। तो वो जुडिशरी सर्विस में आ गया। तो उस दौर में 2 परिवार अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं, 2 किराए के मकान में रह रहे हैं, तो आपको खर्चा चलाना है। तो मजबूरी में मेरे लिखने की शुरुआत हुई, और वो मजबूरी मेरे लिए फिर से बताना। कारण ये है कि आप हर काम बहुत दिल से करते हैं, रुचि से करने हैं और इतनी ही रुचि से आप अपनी सर्विस कर रहे थे और आपने शंकर दयाल शर्मा जी के साथ काम करा। आपने बताया कितना रोचक रहा, वो दिलचस्प रहा। फिर आपने रिटायरमेंट लेने का क्यों सोचा? मुझे लगता है कि यहाँ भी जो एक सिद्धांत काम कर रहा था मेरे साथ, हो सकता है कि वो एग्री न करें लोग। देखिए, मैं जब साढ़े 9 साल तक शंकर दयाल शर्मा जी के साथ रहा, उस समय मुझे दुनिया के बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत बड़े-बड़े लोगों से। मतलब आज मैं शायद बताऊँ तो लोगों को लगेगा कि ये गप मार रहा है, क्योंकि मेरे पास उसके प्रमाण नहीं है। अच्छा। नेल्सन मंडेला, महाराज के बारे में मैंने बताया, सुल्तान काबूस, रशिया के प्रेसिडेंट, मतलब मैं एक नाम क्या बताऊँ, जो नोबेल लॉरेट्स हैं उनसे मिलने को मिला, जो फिल्म स्टार्स होते हैं हुँ। उनसे मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जो बहुत टॉप मोस्ट पर हैं। अब आप सोच करके देखिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के पास कोई सामान्य लोग तो आएँगे नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मज़ेदार बात है कि जब ये मिलने आते थे, मतलब फॉरेन डिग्निटीज़ नहीं, फॉरेन डिग्निटीज़ के तो सिस्टम अपना उनका अलग होता है, क्योंकि वो जैसे ही पहुँचेंगे, वैसे ही उनको तुरंत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी के पास पहुँचा दिया जाता, वेट नहीं करते वो। लेकिन जो अपने देश के होते थे, वो तो उनको तो वेट करना पड़ता था ना, भई पहले अपॉइंटमेंट चल रही, 10 मिनट लंबी चल गई, तो अब आप क्या करेंगे? तो हम लोगों के पास ही आकर के, तो नौशाद साहब आकर के वेट कर रहे हैं, तो वो आके वेट कर रहा है, जितने बड़े म्यूजिशियन हैं, तो उनसे फिर बातचीत होती थी, हाँ। तो उनकी सरलता, सहजता देखते थे। और इस बीच में इतने सारे देशों में जाने का भी मौका मिल गया। 25 देशों में घूमना, इतने सारे जो राजभोज होते हैं, हाँ। उन राजभोज में आप भाग ले रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं। सोसाइ सो जो आपकी उस समय एक सोशल पहचान बन जाती है,
वो बहुत ही जबरदस्त होती है। हम्म। आप किसी से भी कुछ भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, आपको ऑनर करते हैं। और ऑनर ये कोई हम जैसे लोगों का नहीं होता, वो राष्ट्रपति जी का होता था। और शंकर दयाल शर्मा जी को व्यक्तिगत रूप से भी लोग बहुत चाहते थे, ऑनर करते थे। फिर मुझे लगने लगा कि इतने कम उम्र में मैंने ये सब देख लिया। कैरियर का शायद जो टॉप होगा, शायद सुविधा की दृष्टि से या पावर्स की दृष्टि से, वो देख लिया। लोगों से मैं मिल चुका। अब इससे आगे पाने को क्या रह गया है? तो फिर मैं कभी सोचता था कि भगवान ने या ईश्वर ने या प्रकृति ने मुझे इतनी कम उम्र में जो ये सब दिखा दिया, तो क्या इसके पीछे उनका कोई उद्देश्य था, कोई मंशा थी, कोई डिजायर थी, कोई संकेत था? और मैं प्रकृति की भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। प्रकृति की एक भाषा होती है। मैंने इस पर लिखना भी शुरू किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। शायद मैं कभी लिखूं उस पर कि बिल्कुल, प्रकृति की आज की भाषा क्या जनरेशन में इस भाषा को लोग वाइस कहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, प्रकृति शायद मुझे इसके माध्यम से ये कह रही है कि जो तुमको पाना था तुम पा चुके हो। अब नौकरी के मुंह में मत पड़ो, कुछ और करो जो तुम वास्तव में करना चाहते हो। पढ़ाई। तो मुझे लगा कि प्रकृति के इस संदेश का मुझे सम्मान करना चाहिए। और फिर एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद फिर रिजाइन करके मुझे लगा कि अब जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी मेरे अपने अनुभव रहे हैं, जो मेरे अपने थॉट्स हैं, उन्हें मैं आने वाली जनरेशन तक पहुंचाऊं, उसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं, उसे लोगों को दूं। तो यही तरीका हो सकता था कि मैं किताबें लिखूं। तो मैं किताबें लाइफ मैनेजमेंट पर फिर मैंने किताबें लिखनी शुरू की। समय आपकी मुट्ठी में, सदा सफल अनुमान, तब मैं बहुत ही सुपर हिट हुई, कई लैंग्वेज में आई भी। और जो समय आपकी मुट्ठी में एक जो किताब है, उसको तो जो कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बाकायदे पत्र भी देखा मुझे। और हाँ, वो पत्र मेरे पास है, मतलब वो तो मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी धरोहर। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि लिखने का दौर शुरू हुआ। पढ़ाने का भी बहुत, मतलब पढ़ाने के पीछे भी मैं एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि बहुत ही पागल सा ही हूँ। हाँ, तो अब क्या पढ़ाएं? बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक क्लास दे दीजिए। मैं और मेरी पत्नी दोनों जाते थे। अच्छा। कि हम लोगों को मौका दे, हम लोग अपनी गाड़ी से आएंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी भी गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, लिटरेचर में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, पीएचडी भी उन्होंने की है। तो हम लोग लगा कि ठीक है, अब दोनों हम अपना समय इसमें देंगे। लेकिन किसी ने हमको नहीं बुलाया। फ्री में हम जाने को तैयार हैं, हम नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आकर के अब हम पढ़ाएंगे। अब क्या तरीका है? तो तरीका मेरे बेटे ने निकाला, सानिध्य ने। तो उसने कहा कि पापा आप ये बताइए, मैं आपका पॉडकास्ट जैसा जो शुरू होता है उस समय तो शुरुआत हुई थी, मैं आपको 2011-12 की बात बता रहा हूं। आप उसमें लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, आपके सामने कोई नहीं होगा जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो, और कितने लोग सुनेंगे ये भी पता नहीं, लेकिन आप करेंगे। देखिए, मेरी बर्निंग डिजायर इसके लिए इतनी ज्यादा थी, तो मैंने कहा कि बिल्कुल करेंगे। तो उसने ये शुरू कराया। क्या बात है, समय से पहले। हाँ, और वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। हाँ, मतलब आप सच पूछे तो जो पॉडकास्ट है उसकी शुरुआत बिल्कुल हम लोगों ने की है। हाँ, 2011 के समय में कहाँ इन चीजों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो कि आप बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर उसने कहा कि आप आईएएस की क्लासेस लेनी शुरू कर दीजिए। तो 15-15 दिन की मेरे बेटे ने और मेरी बहू पूजा ने, उस समय तक उसका विवाह भी हो गया था, कुछ समय के बाद विवाह हुआ। तो उन लोगों ने 15-15 दिन की साल में 2 बार क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी शुरू की। पूरे देश से स्टूडेंट आते थे आईएएस की तैयारी करने वाले। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि उसमें से कितने स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में आए, स्टेट सिविल सर्विसेज में आए। और मैं इनको अपने बिखेरे हुए बीज कहता हूँ। जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं देश में, स्टूडेंट मिल जाते हैं और अच्छे पदों पर मिल जाते हैं, इतनी खुशी होती है उनको देख करके, लगता है कि जैसे कि कोई खोया हुआ फूल मिल गया हो। क्या बात, मतलब इतनी खुशी होती है हम लोगों। अब जिंदगी का इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और मुझे लगता है कि उनके लिए भी इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है कि जब एजुकेशन एक बिजनेस है और उन्हें कोई इतना दिल से पढ़ाने वाला शिक्षक मिल गया, जो खुद सबसे पहली बात पूरा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट तो इन्होंने समझकर और दिल से पढ़ा है, और उतने ही दिल से पढ़ाना चाहते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली, मैं मानती हूँ, बहुत लकी रहे। हम लोग इस मामले में बहुत लकी हैं विनी जी, क्योंकि आज भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब भी कभी मिल जाते हैं, तो देखिए, एक तो मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं, लेकिन दूसरी आंख की भी भाषा होती है, बिल्कुल चेहरे की भी भाषा होती है, और सच पूछे तो पूरे शरीर की भाषा होती है। उसमें हम लोग को साफ दिखाई दे जाता है कि ये क्या महसूस कर रहा है।
और वो लोग जब बताते हैं, बोलते हैं, तो हम लोग का गला रूंध जाता है कि सच में क्या हम डिजर्व करते हैं जो कुछ भी ये बोल रहे हैं? डिजर्व करते हैं? फिर से लगता है कि एक चुनौती है कि हमको मतलब इनकी जो भावनाएं हैं उनको इंटैक्ट रखना है, बना करके रखना है, कहीं इनका मोह भंग ना हो जाए, ऐसा महसूस होता है। आपने इतना कुछ करा देश में, विदेश में, आपने रिटायरमेंट लिया कुछ करने के लिए। ये नहीं कि अब मैंने बहुत काम कर लिया, आराम करना। तो ये वाला ख़्याल नहीं आता अब आपको कि अब तो मैंने बहुत काम कर लिया और अब मुझे कुछ नहीं करना, या अब मैं अपनी वाइफ़ के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊँ, बस कुछ ना करूँ, ऐसे थॉट्स नहीं आते? नहीं, वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल जाता है ना इसी बहाने। काम करते-करते। काम करते जैसे हमें जो सदा सफल हनुमान जो मेरी किताब आई थी, हुँ। तो इसमें अमेरिका और कनाडा का बहाना मिल गया हम लोग को, तो 10 दिन तो हम लोग क्रूज में लेक्चर होते रहे। ज़रा बताइए ये कैसे हुआ? मतलब अमेरिका के कुछ लोगों ने सोचा कि हम इस तरह के एक प्रोग्राम, इस तरह का एक प्रोग्राम कराते हैं, तो उन्होंने क्रूज क्रूज जो है यहाँ लॉस एंजल्स से लेकर के वैंकूवर तक का बुक कराया। पूरे अलास्का से होकर के वो क्रूज जाता है और 10 दिन में वो ग्रुप था लगभग 250 लोगों का, तो वो लोग थे और उसमें लेक्चर होते थे। 10 दिन तक तो हम लोग क्रूज में रहे। उससे लोगों को थोड़े से प्रभावित हुए, तो फिर कनाडा हम लोग को 1 महीने के लिए रोक लिया, वहाँ लेक्चर होने लगे। तो इसके बाद फिर 2 महीने हम लोग अमेरिका में हम लोगों ने लेक्चर किए, तो टूर का मौका मिल गया। क्या बात है! अब फिर जब हम लोग की मैरिज की 25th एनिवर्सरी आई, हाँ। तो हमारे बेटा उस समय तक अपने काम में लग गया, तो श्रीराम कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, हुँ। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, और चेस का वो वर्ल्ड मतलब उसकी इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा है वो। तो उसने हम लोगों को गिफ्ट किया कि आप लोग फॉरेन टूर पर जाइए, क्योंकि मेरी पत्नी इससे पहले फॉरेन टूर पर नहीं, कि हाँ। मैं तो बहुत हो आया था। हाँ। तो वहाँ हम लोग वर्ल्ड टूर का मौका मिल गया। तो वर्ल्ड टूर के मौके मिलते रहे। क्या बात है! आपकी इतनी सादगी एक्चुअली किसी के भी दिल को छू जाए। लेकिन मुझे जो लगता है या अधिकतर जो ने देखा है कि आईएएस अफ़सर बनने का जो मोटिवेशन या मोटिव होता है, वो कुछ अलग होता है कि यार जी। मैं आईएएस अफ़सर बन जाऊँ, फिर मेरा रुतबा होगा, गाड़ी, बंगला, पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जीवन भर आराम होगा। इस तरह के मोटिव के साथ अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है प्रिपेयर करते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या सही मोटिव होता है इन सर्विसेज़ में जाने के लिए? क्योंकि ये तो देश के लिए किया जाने वाला काम है। इसमें देखिए मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा-सा लालची होना चाहिए, थोड़ा-सा स्वार्थी होना चाहिए। कैसे? जब वो सोचेंगे कि हाँ, लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, तो ये तो स्वार्थ है, थोड़ा-सा लालची होना है। लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट तो हो जाए, ये तो रियलिटी ही है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा स्वार्थी और अगर आप लालची हो जाते हैं, तो आप मोटिवेट रहते हैं तैयारी करने के दौरान। हाँ। लेकिन ये उसका मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ विनय जी कि जो आईएएस की नौकरी है, सिविल सर्विस जो है, ये नौकरी नहीं है, हुँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेवा है। दिस इज़ नॉट द नौकरी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए जो हमारी पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, टॉप पर तो नो डाउट कि पॉलिटिशियंस हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो सेकंड लेयर है और जो रियल लेयर है, तो ब्यूरोक्रेसी ही है ना। बिल्कुल। और सोच करके देखिए कि 21 इयर्स मिनिमम एज है और आप 23 इयर्स में कंप्लीट करके अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाते हैं और सरकार आप पर इतना भरोसा करती है, सरकार भरोसा करती है मतलब समाज भरोसा कर रहा है कि आपको वो अपने रथ की लगाम थमा देता है। हुँ, हुँ, हुँ। कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहुत बड़ी। हम अपने घर की समस्याओं को नहीं सुलझा पाते, परेशान हो जाते हैं, और अगर आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो आप सोसाइटी की समस्याओं को सुलझाने के लिए आ रहे हैं। तो अगर ये बात दिमाग में रहेगी, तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही ना, समाज आपको रिस्पेक्ट देगा, वो थोड़ी गायब हो जाएगा। हुँ। बल्कि अगर आप डिसऑनेस्ट हैं या अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं, तब हो जाएगा गायब। तो गायब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, उनको दिमाग में रखिए, उसमें कुछ कुछ बुरा नहीं है। जो सरलता की बात लोग करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि सरल होना तो सबसे आसान है। हुँ, हुँ। क्योंकि आप जो हैं, आप वो हैं। तो जो आप हैं, उसी के होने में आपको क्या मेहनत करनी पड़ रही है? है ना, नदी बह रही है तो बह रही है। नहर बनने में मेहनत करनी पड़ती है। नदी तो बह रही है तो बहते रहिए आप। क्या बात है! तो क्या आर्टिफिशियल लाइफ तो अपने आप में नहीं लगता आपको कि एक तरह का जो आडंबर वाला जो जीवन होता है, अपने आप में तनाव है, अपने आप में बोझ है, जिसे हम हमेशा कैरी लादे करना रहते हैं पड़ेगा। अपने ऊपर। लेकिन अब अपनी-अपनी जीवन की फिलॉसफी होती है, वो किस तरह का जीवन जीना चाहता है। क्या बात! टोटली अप टू देम। अब हम अगर शिक्षक विजय जी से कुछ हम अगर बातें करना चाहें, तो
आपके पास जो स्टूडेंट्स आते होंगे उनमें से कुछ को देखकर हर शिक्षक समझ जाता है कि हाँ, ये काबिलियत रखते हैं और ये कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी इच्छा तो है कुछ करना, लेकिन आपको भी लगता होगा कि शायद इसमें वो काबिलियत नहीं है। तो ये कैसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करें और किस समय उन्हें समझ जाना चाहिए कि भाई मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि सही समय पे एग्जिट भी जरूरी। बिल्कुल सही समय पर एग्जिट बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो आप कब तक चांस लेते रहेंगे? देखिए, अपने प्रति थोड़ा-सा निर्मम बनना चाहिए और तटस्थ होना चाहिए। जैसे आपने तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, आप देखिए कि आपका स्कोर क्या रहा। एक बार में तो कुछ नहीं होगा। आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें देखिए कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाए, कितना आगे बढ़ पाए, आपका पिछला स्कोर कितना था और अब कितना स्कोर है। आप थर्ड अटेम्प्ट दीजिए, फिर आप देखिए, और अगर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है। आपका क्षेत्र नहीं है। मतलब ये डे डेटा ये बताते हैं यूपीएससी के कि 65% सिलेक्शन जो है, वो फोर्थ अटेम्प्ट तक हो जाते हैं। आप एक और चांस ले लीजिए। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि आप जो उसका जो कट ऑफ मार्क्स है, कि उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं, उससे आप बहुत नीचे हैं। आप दूसरा कुछ कर लीजिए। कोई बात नहीं, बचपन से ये आपका सपना था, ठीक है। लेकिन आपने उसके लिए ट्राई कर लिया ना। या तो अपनी प्रणाली को बदलिए, आप आपका जो तरीका है तैयारी करने का, आप उस सिस्टम को बदलिए। और अगर आप सिस्टम को नहीं बदल रहे हैं और रिजल्ट वही चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं, तो नहीं होगा ना, रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया है, क्योंकि सिस्टम भी वही है। सिस्टम वही है। तो जब आप अपने बारे में थोड़ा-सा लॉजिकली सोचेंगे, तब आप सही तरीके से डिसीजन भी ले पाएँगे। मैं तो ये मानता हूँ विनय जी कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, और बाद में हमें लगता है कि अरे ये गलत निर्णय ले लिया। निर्णय गलत नहीं लिया था। आपने उस लिए हुए निर्णय को सही करने के लिए नहीं किया। तो डिसीजंस कभी गलत नहीं होते हैं। जो हम डिसीजन लेते हैं वो सही हों, इसके लिए हमें करना पड़ता है। तो आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। अदरवाइज़ मेरे जैसा स्टूडेंट, मैं ग्रेजुएशन तक कोई टॉपर स्टूडेंट या सेकंड डिविजनल स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं जब तैयारी करता था तो लोग मुझ पर हँसते थे। मुझे कमेंट सुनने पड़ते थे। तो फिर समय तो मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे लगता था कि कर लेने में क्या हर्ज है, ठीक है, ट्राई तो कर लेते हैं। तो आपको तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। बीज के रूप में तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन अगर बीज को मिट्टी के अंदर दबाया नहीं गया, उसके बोझ को मिट्टी ने बर्दाश्त नहीं किया, धूप को बर्दाश्त नहीं किया, पानी नहीं मिला उसको, तो वटवृक्ष तो नहीं बन पाएगा। और वटवृक्ष है कहाँ? बीज के अंदर ही है ना। तो आपको उसके लिए जो प्रोसेस होती है, उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तो ठीक तरीके से करना ही पड़ेगा। एस्पिरेंट्स के लिए ही फिर ये सवाल उठता है कि क्या मिला उन्हें? अगर उन्होंने इतने साल तक इसकी तैयारी करी, अपनी तरफ से बेस्ट ही करी होगी, और अगर वो इस परीक्षा को नहीं निकाल पा रहे, तब ये तैयारी उन्हें उनके जीवन के लिए क्या देती है? देखिए, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं विनी जी, जिन्होंने आईएएस की तैयारी की और नहीं सक्सेस हुए वो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आपने सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी सही मायने में की है, दिखावटी नहीं, सही मायने में की है, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है, आपके सोचने-समझने के तरीके को बदल देता है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन इटसेल्फ इज़ ट्रेनिंग फॉर आईएएस। आपकी ट्रेनिंग करा देता है वो। आपको इतने टेंशन में रखेगा वो, तैयारी का जो पूरा का पूरा दौर है। आपको इतने लॉजिकल तरीके से सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ रहेंगे, आपकी जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक पावर होनी चाहिए, आपके पास एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, टेंशन बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सोच के देखिए, आपके पास अपने ओरिजिनल थॉट्स होने चाहिए। इन सब के बिना आप आईएएस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया ना, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन में चूकते हम 1-2 नंबर के लिए, लेकिन जो आपके अंदर अभी गया है, ये तो नहीं चूका है ना, ये तो आपके अंदर है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप बेस्ट होंगे।
अपनी फील्ड में। और यहाँ मैं सही मायने में स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि गीता में कृष्ण ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं वृक्ष हूं, लेकिन मैं वृक्ष में पीपल हूं। बोले मैं पहाड़ हूं, पर्वत भी हूं, लेकिन अगर पर्वत हूं तो उसमें हिमालय हूं। मैं घोड़ा भी हूं, लेकिन उसमें मैं ऐरावत हूं। यानी कि मैं कुछ भी कह लीजिए, छोटी से छोटी चीज भी मैं हूं, लेकिन मैं उसका बेस्ट हूं। तो सीधी सी बात है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस उसके बेस्ट को हासिल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, गीता में कृष्ण ने एक बहुत ही गजब की बात कही है, और मुझे लगता है कि ये हर को जानना चाहिए। उन्होंने 74 चीजें गिनाई हैं कि मैं इनमें ये उन्होंने कहा कि मैं वृक्ष हूं, लेकिन मैं वृक्षों में पीपल हूं। मैं हाथी भी हूं, लेकिन मैं ऐरा गहरा हाथी नहीं। फिर उसमें मैं ऐरावत हूं। मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप मुझे पर्वत कह लीजिए, लेकिन मैं हिमालय कहलाना चाहूंगा, उसमें मैं फिर हिमालय हूं। मुझे आप छोटा सा वाटर बॉडी भी कह लीजिए, तालाब, कुंड, कुछ भी, वो भी मैं हूं, लेकिन मैं फिर उसका समुद्र। क्या बात! इसका मतलब है कि छोटी सी छोटी चीज से मेरी शुरुआत हो सकती है, लेकिन मैं उसका जो सुपरलेटिव डिग्री, उसका जो बेस्ट फॉर्म है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और कृष्ण क्या थे? कृष्ण का कैरियर कैसे शुरू हुआ है? ग्वाला ही तो थे ना, और क्या बने? द्वारकाधीश। अब एक छोटा सा चरवाहा, गाय का चरवाहा, अगर मैं इजाजत दे कहने की तो, और द्वारिका का अधीश बन जाए, और एक ऐसा अधीश बन जाए कि जो भगवान बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और वो कहते हैं कि मैं मनुष्य भी हूं, लेकिन उसमें फिर मैं राजा हूं, किंग भी हूं। तो आप यूं कह लीजिए कि अगर आपको नौकरी करनी है सरकारी, तो कह लीजिए कि मैं आईएएस हूं। और अगर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज है ना आपके पास, उसमें आप बेस्ट करके दिखा दीजिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द ये बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लाइफ से शायद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और डेफिनेटली आपसे बात कर कर बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसा लगा कि बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे अभी करना है और जिसे सीखना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो आगे आपकी तरह बनना चाहते हैं। आपका क्या संदेश रहेगा उनके लिए? संदेश बहुत सिंपल सा है विनी जी। वो ये है कि मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर कोई भी बड़ी चीज छोटे तरीके से हासिल की जा सकती होती, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी चीज अपने आप में ही छोटी हो चुकी होती है। कोई भी चीज बड़ी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत होती है। तो अगर आपके सपने बड़े हैं, तो अपनी कोशिशों को भी बड़ा कीजिए। आपके प्रयास भी बड़े होने चाहिए। किसी के बहकावे में मत आइए। अपने लॉजिकल माइंड को ओपन रखिए, और बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिए। और केवल बात निर्णय लेने से नहीं बनेगी, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, एक्शन में आइए। अगर आप कहें तो मैं एक दो अपने जो बहुत ही वर्ल्ड लेवल की पर्सनालिटी रही हैं, उनके अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे। बिल्कुल 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 चाहिए। सर, आपने बताया बहुत सारी विदेश यात्राएं हुई और बहुत सारी शख्सियतों से आपको मिलने का मौका मिला। कुछ अनुभव हम चाहेंगे हमारे साथ शेयर करें। डेफिनेटली मैं ऐसे अनुभव तो शेयर करना ही चाहूंगा, स्पेशली जिनका मेरे अपने जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम जाना पहचाना नाम है। वो इतिहास के पन्ने नहीं है, वो अपने आप में इतिहास का एक युग है, एक पीरियड है नेल्सन मंडेला। वो राष्ट्रपति भवन में आए हुए थे, वहीं ठहरे हुए थे। अच्छा। तो सुबह सुबह मैं वॉक करता था, राष्ट्रपति भवन का जो पूरा कैंपस है, मैं वॉक करता था। तो मैंने देखा कि वो वहाँ कॉरिडोर में बकायदे एक रंगीन किस्म की शर्ट पहन करके और बरमूडा पहन करके घूम रहे हैं। मतलब सादगी की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। घूम रहे हैं। मैं उनको थोड़ी देर देखता रहा। मैं कहा कि बाप रे, इतिहास का इतना महान व्यक्ति, ये चलता फिरता इतिहास इस तरह से रह रहा है। तो मेरे अंदर बहुत इच्छा हुई कि मैं इनसे जाकर के बात करूं। तो मैं ऑफिस तो जाते ही था, गया, और मैंने फिर अपने सेक्रेटरी से बात करके अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि ऐसे आप नहीं मिल सकते। हाँ। तो मेरी बातचीत उनसे हुई। तो बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन उसमें जो एक बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको, वो ये है। तो मैंने मंडेला साहब से एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि एक्सीलेंसी, जब भी आप किसी बाहर के डिप्लोमेट से बात करते हैं इस तरह, तो एक्सीलेंसी उनका उच्चारण होता है, संबोधन जो होगा वो एक्सीलेंसी होगा। एक्सीलेंसी, मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की सीखचों के पीछे गुजार दिए, और मैं वाक्य रट करके गया था।
और वो भी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 27 साल, जवानी के दिन। तो आप टूटे नहीं? बोले नहीं, मैं नहीं टूटा। तो मैंने कहा कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं टूटे आप? तो उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया था। उन्होंने जवाब दिया था, इसलिए क्योंकि मैंने अपने मकसद पर कभी डाउट नहीं किया। जिस काम में मैं लगा हुआ हूं, अगर मैं उसी काम के बारे में डाउट करने लगूंगा तो मेरा तो मोटिवेशन जीरो हो गया ना। मैं तो अपनी ही एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर मैं उसको कर कैसे पाऊंगा? ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। हाँ, सही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने उद्देश्य पर कभी शक नहीं किया। फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता था कि ठीक है, मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है, मेरे जीते जी पूरा नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो पूरा होगा। तो ठीक है, होगा, मकसद तो सिद्ध होगा ना, कभी हो जाएगा। बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। और जिस दिन आपको अपने उद्देश्य पर डाउट होने लगे, आप दूसरे उद्देश्य के बारे में सोचिए। इसी तरह से मैं काबूस साहब की बात बताना, ओमान के सुल्तान, और ओमान के सुल्तान को तो शंकर दयाल शर्मा जी ने पढ़ाया था। अच्छा। और आप देखिए कि जब हम लोग ओमान की विजिट पर गए थे तो सुल्तान साहब खुद एयरपोर्ट पर लेने आए थे। प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता है। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात है कि वो ऊपर प्लेन में चढ़ करके शंकर दयाल शर्मा जी को नीचे लेकर के आए, प्लेन में ऊपर गए लेने के लिए उनके चैम्बर में। अदरवाइज ऐसा भी नहीं होता। जो डिग्निटीज होती हैं वो नीचे आती हैं, जब नीचे उतर जाती हैं तो फिर मुलाकात होती है, सलामी दी जाती है। ऊपर गए। इसके बाद उससे भी बड़ी बात है कि जिस कार में शंकर दयाल शर्मा जी बैठे हुए थे उसको ओमान के सुल्तान ड्राइव कर रहे थे। अच्छा। कल्पना करके देखिए, पहुंच गए, उनके महल में चले गए, पहुंच गए। तो अगले दिन जो है जर्नलिस्ट ने पूछा, साहब ओमान सुल्तान साहब, ये आपने क्या कर दिया? क्योंकि ये तो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल है कि हमारा जो सुल्तान है वो भारत के राष्ट्रपति के ड्राइवर का रोल निभा रहा है। कुछ इसी तरह की भाषा में उन्होंने कहा। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। बोले कि वहां ओमान का सुल्तान भारत के राष्ट्रपति को लेने नहीं गया था, वहां एक स्टूडेंट अपने टीचर को लेने गया था। और उस समय उन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग किया था, क्या? जो कि लखनऊ में शंकर दयाल शर्मा जी ने उनको पढ़ाया था। ग्रैटिट्यूड उनके अंदर इतना था। इतने बड़े बड़े लोग हो गए लेकिन ग्रेटिट्यूड में कोई कमी नहीं है। यही तो हमारी पहचान है, यही हमारी मानवीयता है, और सच पूछे तो यही हमारा जीवन है और हमारे जीवन का रस और ताकत है। और यही हमारी जड़ें हैं जहां से हमको रस मिलता है और हमारे चेहरे पर चमक आती है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद होता यह था कि शंकर दयाल शर्मा जी की आदत थी, वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। तो हम कुछ लोगों के कमरे जो होते थे वो उनसे सटे हुए होते थे, काम को देखते हुए। उनके बिल्कुल बगल में फिजिशियन होगा, मतलब एक सिस्टम बना हुआ है ताकि आने में देरी न लगे। तो हम लोगों के होते थे, तो जब राष्ट्रपति जी उठ गए तो हम लोग को भी उठना है, तो वो 4 बजे अगर उनको उठना है तो हम 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे, भाई कोई जरूरत हो जाए। मजेदार बात है कि सुल्तान साहब 3 बजे आ जाते थे सुबह और कॉरिडोर में टहलने लगते थे। मझोले कद के थे, लुंगी बांधे रहते थे, यहाँ एक गमछा जैसा टांगे रहते और टहल रहे, इंतजार कर रहे हैं, जबकि उनके आने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद 3 भर प्रोग्राम हो रहे हैं। अब देखिए, जब प्रोग्राम हो रहे हैं तो मंच पर हमारे राष्ट्रपति बैठे, ओमान के सुल्तान बैठे हुए, तो सबकी निगाहें तो उन्हीं पर है ना। तो हम जैसे लोग तो पीछे बैठ के थोड़ी सी झपकी वपकी ले लेते थे, लेकिन उनके लिए तो गुंजाइश थी लेने। और कई दिनों तक ये चलता रहा, मुझसे नहीं रहा गया। अच्छा। वो तो घूम ही रहे थे, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत थी नहीं। मैं भी उनके साथ घूमने लगा, टहलने लगा। तो मैंने कहा कि एक्सीलेंसी मुझे जरा एक बात बता। बोले यस ठीक है। बोले आप थकते नहीं? मैं देख रहा हूँ 3 बजे आ जाते हैं, जो जरूरी नहीं, और दिन भर लगे रहते हैं। बोले हाँ, मैं थकता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि कैसे नहीं थकते हैं? हम लोग थक जाते थे, कैसे नहीं थकते हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ। यहाँ से थकते हैं। यस, जो थकान होती है वो आपके दिमाग में होती है। आप जब सोचते नहीं है तो आप थक जाते हैं, और जब आप सोचते हैं तो बिना काम किए आप थक जाते हैं। तो ऐसे लोग बड़े बनते हैं। बिल्कुल, ये बड़े बनने के लक्षण हैं। केवल मेहनत करने से बड़े नहीं बनते, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ कुछ दूसरी बातें भी होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी होती हैं, जो हमारी चेतना से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई होती हैं, वो हमें बड़ा बनाती है। बड़ा वो नहीं है जो पद से बड़ा है। जब मैं शंकर दयाल शर्मा जी से पहली बार मिलने गया था, उन्होंने पहली बार बुलाया था, उस समय मैं नौकरी वोकरी में नहीं था, मैं अपने फादर इन लॉ के साथ उनसे मिलने गया था। अच्छा।
हाँ, पहली मुलाकात यही हुई थी क्योंकि हमारे फादर इन लॉ लखनऊ के थे, हमारे फादर इन लॉ के फादर प्रोफेसर थे, तो मेरे फादर इन लॉ के फादर और शंकर दयाल शर्मा जी एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो पहचान थी, तो अपॉइंटमेंट मिल गया। तो जब उनसे मिलकर के जब मिलने जाना था तब तो हालत खराब हो रही थी, हाँ, और जब उनसे मिलकर के बाहर निकला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गजब के व्यक्ति हैं। जनरली होता क्या है कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं या मिलकर के बाहर निकलते हैं तो हम अपने को छोटा महसूस करते हैं, और मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरा अपना कद बड़ा हो गया। अच्छा, तो मुझे एक डेफिनेशन मिली कि नहीं, जो बड़ा आदमी है वो होता है कि जब उससे कोई छोटे कद का आदमी मिलता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि मेरा भी कद बड़ा हो गया। क्या बात है। मुझे लगा कि ये रियल में बड़े कद की परिभाषा, ये बड़े आदमी की परिभाषा है कि जो दूसरे के कद को भी बड़ा कर देता है। छोटा करने की। इन लोगों से मिलकर के जिंदगी की बहुत सारी जब बातें सीखने को मिली हुई नहीं, तब मुझे लगा कि इन सब बातों को मैं पहुंचाऊं लोगों तक, नहीं तो खत्म हो जाएगी मेरे साथ ही, और एक दिन खत्म होना ही है। तो शायद ये प्रकृति मुझसे कुछ ऐसा चाह रही है। क्या बात। स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें, जो जिस समय आपने पढ़ाई और तैयारी की थी तब डिस्ट्रैक्शन के मीडियम कम। जी हाँ जी। कार में आपको एक मैडम दिख गई, उन्होंने भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि मोटिवेट किया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल यूथ के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, दोस्त हैं, दोस्तों के पास सीखने और सिखाने के लिए एक दूसरे को बहुत सारी गलत आदतें हैं, हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया है, जिसे अच्छे कामों में लिया तो जा सकता है लेकिन ज्यादातर समय बर्बाद करने का काम ये कर रहा है। तो ऐसे में कैसे स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज करें? देखिए, टाइम के लिए मैंने काबूस जी का एक उदाहरण दिया कि जब सोचते हैं तो आप खत्म हो जाता है। टाइम सबके लिए ईश्वर ने एक ही रखा है, पीएन से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक टाइम वही, राइट। और टाइम मैनेजमेंट करने का एक जो बहुत सिंपल सा फार्मूला है वो ये है कि आपको जो 24 घंटे का समय मिला हुआ है उसका जो हिस्सा है, उसके जो अलग अलग टुकड़े हैं, उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये आपका प्राइम टाइम है, प्राइम मोटिव है, इसके लिए अपना प्राइम टाइम दीजिए, खत्म हो गई बात। फिर कि आप जब टाइम मैनेज नहीं हो रहा है कहते हैं, तो इसके कहने का अर्थ ही यह है कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ही यही है। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर तुमको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है और तुम आईएएस बनना चाहते हो, तो समय तो वही है, तो फिर जो समय है उसका तुम कर का क्या रहे हो, उसका कर क्या रहे हो तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए समय है, घंटों बात करेंगे, ना तो थकान होगी ना बोरियत होगी। लेकिन जब किताबों के साथ बैठते हैं तो इसी को थोड़ी समय के लिए अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि बात तो सारी आपके दिमाग की है ना। तो आप सोशल मीडिया पर समय खराब कर रहे हैं, वो आपको क्या दे रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिविल सर्विस सर्वेंट बनना नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है तफरी करना, दोस्तों के साथ गप मारना, सोशल मीडिया में समय बिताना। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ईश्वर बहुत कृपालु है, जैसे हमारे पिता माता हम पर हमेशा कृपालु रहेंगे, हम चाहे जैसे भी हों, उनका प्यार तो रहेगा ही। तो हम चाहे जैसे भी हों, जो भी करें, ईश्वर का प्यार हम पर होता है, और जिस पर प्यार होता है क्या है कि माता पिता बच्चे की इच्छा की पूर्ति करते हैं, ईश्वर भी हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। तो ठीक है, जो हम कर रहे हैं उस ईश्वर ने हमें वो हमारी इच्छा की पूर्ति कर दी, सोशल मीडिया का एडिक्शन बना दिया, खत्म हो गई। तो उसका क्या दोष है? अगर आप पढ़ने में लगेंगे, ईश्वर को पता, मतलब उसके पास मैसेज जाना चाहिए ना कि भाई यार इसकी तो इच्छा ये तो पढ़ने में ही जुटा रहता है, आपकी उस इच्छा को पूरा कर देगा। इसकी इच्छा तो तफरी करने में, दोस्तों के साथ ही मजा आता है, तो आपकी वो इच्छा पूरी कर देगा। तो ईश्वर तो बहुत दयालु है। बिल्कुल। लेकिन आप अपने साथ धोखा कर रहे होते हो। मजेदार बात है कि आपको खुद ये समझ में नहीं आता है कि मैं खुद अपने साथ धोखा कर रहा हूं, और हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। जिस दिन दूसरों की तरफ उठने वाली उंगली की दिशा बदलकर आपकी तरफ उठने लगेगी, उसी क्षण आपकी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी, आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, सब चीजें बदल जाएंगी। आप ये मानते हैं कि लाइफ में दोस्तों का होना जरूरी है? नहीं, देखिए, दोस्तों का होना तो जरूरी है, क्योंकि आदमी रोबोट तो नहीं है, वो चट्टान भी नहीं है ना। दोस्त तो आपकी मदद करते हैं, और जो सही दोस्त है वो मदद ही करेगा। तो कैसे चुने, सही दोस्त कैसे चुने? देखिए, वो हम अपनी इच्छाओं के अनुसार न चुने,
अपनी जरूरत के हिसाब से चुनिए, यहाँ थोड़े से स्वार्थी हो जाइए। मैं यहाँ आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ, सिंक्रोनाइजिंग की थ्योरी। जैसे दीवाल घड़ी होती, 2 दीवाल घड़ी ले लीजिए आप, क्लॉक, वॉल क्लॉक, पेंडुलम वाली हो, और उन्हें आप दीवार पर टांग दीजिए दोनों को। उसकी एक घड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, राइट टाइम से वो धीमी चलेगी, और दूसरी तेज चलने वाली होगी। तो कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि जो धीमी चलने वाली घड़ी है वह भी तेज चलने लगी है। अच्छा। हाँ, उसकी रफ्तार बढ़ गई है, क्योंकि उसके बगल में एनर्जी है ना। ओ, उसकी एनर्जी इसमें आ जाएगी। ये थ्योरी है ये। वाओ। अगर आपके दोस्त पॉजिटिव होंगे, एनर्जी वाले होंगे, तो आपको भी उस पैसा ही बना देंगे। तो आप हमेशा जो दोस्त चुने वो आपसे ज्यादा योग्य हो, ज्यादा टैलेंटेड हो। नो डाउट कि उस समय आप कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, आप जी भी चुराएंगे उनसे, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, यही आपकी मदद करेंगे और यही आपके सच्चे दोस्त होंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद अपने लिए लिमिट्स बना लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो आप नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, आपने अपने लिए नई लिमिट खोल दी, लेकिन हम अपने लिए सीमाएं तय कर लेते कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं कर सकती। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक थ्योरी है इस पर भी, वो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी कि ये एक पॉइंट हो गया, ये एक लिमिट हो गई। जब मैं यहाँ पहुंचता हूँ, है ना, तो इससे आगे जाने की हिम्मत मेरी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा, और मैं यहाँ से वापस लौट जाता हूँ। यही है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यही वो पॉइंट है जहां से आपको लौटना नहीं है। जो सारी मेहनत होनी है, इस दीवार को भेदने की मेहनत होनी है, यहां पर जोर लगाइए। और अगर एक बार आपने इसको भेद लिया, तब तो फिर अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे आप, फिर कोई लिमिट नहीं। तो सारी जो मेहनत होनी चाहिए, जहां रोजाना ये पॉइंट आएगा, बोरियत का पॉइंट आएगा, बोर मत होइए। लोनलीनेस का पॉइंट आएगा, अकेलापन मत महसूस कीजिए। टेंशन का पॉइंट आएगा, लौटिए मत कि अब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। बर्दाश्त कीजिए, और पॉजिटिव तरीके से बर्दाश्त कीजिए। आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, कुछ दिनों के बाद ऊपर हो जाएगा। अब आप इसके साथ स्ट्रगल कीजिए, फिर ऊपर हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट। क्या बात है, इतनी खूबसूरत बात आपने बताई, और मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं भी पूरी कोशिश करूंगी थैंक कि यू, इनमें से बिल्कुल। कुछ को जीवन में उतार सकूं, कुछ अच्छा सीख सकूं। थैंक यू विनी जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।